जैसा कि आप देख रहे थे कि आज के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक युवा जो कहीं ना कहीं MBBS की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं उनके साथ जुड़े हुए थे। आप सब जब इंटरव्यू देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी सौम्य और सरल स्वभाव है इनका। और इस वीडियो को देखकर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जरूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। ऐसे ही हम आपको और बड़े बड़े शख्सियत से मिलाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए आप और देश दुनिया की खबरें। जय हिंद जय भारत। आज एक ख़ास मुलाकात के रूप में हम उपस्थित हुए हैं देश दुनिया की खबर लेके। एक ऐसी शख्सियत के जो कहीं ना कहीं परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने MBBS कंप्लीट कर अपने समाज ही नहीं भिंड का गौरव इन्होंने बढ़ाया है। चलिए आज एक ख़ास मुलाकात के रूप में हम आप सभी से इनका रूबरू कराते हैं। जी, सबसे पहले तो इस चैनल की तरफ से राहुल भाई आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। मैं जानना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप हमें बताएं और हमारे दर्शक जो भी सुनना चाह रहे हैं कि आपका जो श्रेय है, मतलब आप इसको जो आपकी MBBS जो आपने कंप्लीट की है उसका श्रेय आप किन को देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने फैमिली परिवार को देना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कोशिश तो करते हैं पर जो हमारे पीछे रहने वाले लोग उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लो मैंने कोई चीज़ करना चाहा और उसको सपोर्ट अगर कोई सामने पीछे से नहीं कर रहा है, वो सामने वाला ये कह रहा है कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तो उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये इसका पूरा श्रेय अपने परिवार को देना चाहूँगा। जी राहुल भाई, आप बताएंगे थोड़ा, आपने जो MBBS की है उसके पहले आपने नीट भी की होगी, तो थोड़ा अपना सफ़र बताएंगे 12th के बाद? जी, मैंने मेरा जो शुरुआत है वो एक नॉर्मल बच्चों के जैसे गांव से ही हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने पापा के स्कूल में ही पढ़ा था कक्षा 4 तक। उसके बाद मैंने फिर मुन्नार स्कूल में पढ़ा 5th क्लास। वहाँ पर फिर मैंने तैयारी की सैनिक स्कूल की। उसके बाद 6 to 12 मैंने सैनिक स्कूल रीवा से किया, जिसमें 12वीं कक्षा में स्कूल कप्तान भी रहा था। उसके बाद फिर मैंने 1 वर्ष आफ्टर 12th तैयारी की थी NDA की, नेशनल डिफेंस अकेडमी की। उसके बाद वहाँ पर मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद मैंने नीट की तैयारी की थी, उसमें मुझे 3 वर्ष लगे। उसके बाद मुझे चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि भोपाल में उपस्थित है, उसमें मुझे प्रवेश प्राप्त। जैसा कि आज आपका जो इंटरव्यू है दुनिया के सभी जो युवा पीढ़ी है वो सुन रही है, देख रही है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, आप निरंतर कार्य करते रहें। कभी कभी दिमाग में ऐसे ख्याल भी आते हैं कि अब नहीं होगा, तो जब आपके दिमाग में ये आ जाए अब नहीं होगा, तो मतलब उससे कुछ ही स्टेप दूर वो सफलता आपके लिए वेट कर रही है। जब भी आपको ये लगता है कि नहीं, कि मतलब जैसे मान लो किसी मेरे दोस्त में एक फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त का फ़ोन आया था जब मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद तो उसके लगभग 3 ड्रॉप लग चुके थे। तो उसका मुझसे कहना था कि अब ये बता कि अब मैं तैयारी करूँगी नहीं करूँ। तो मैंने सिर्फ उसको 2 चीज़ बोली थी। पहला ये कि तुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत है, मतलब तुझे अगर मैं एक कमरे में छोड़ दूँ और लोग तुझे कुछ भी कहते रहें, अगर तेरा दिमाग इतना स्टेबल है कि हम अकेले कर सकते हैं इन सब चीज़ों को भटका कर, तो पहला तो ये हो जाए। दूसरा ये खुद में सहन शक्ति, खुद की आवाज़ को सुनना ज़रूरी होता है। तो निरंतर कार्य करते रहें और सफलता जरूरी है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है अवसाद से घिर जाती है। आपका जो मैसेज है वो सभी युवाओं तक जाएगा। राहुल भाई, एक और क्वेश्चन है आपसे कि आज कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो जो आज मोबाइल जो यूज करते हैं, कहीं ना कहीं आप बताएं मोबाइल जो युवा पीढ़ी यूज करते हैं तो वो एजुकेशन के लिए कितना मतलब बेनिफिट? मोबाइल का उपयोग करना, जैसे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस। तो मेरा यही कहना है कि जैसे मान लीजिए मोबाइल है, आज के बहुत से एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल पर उपलब्ध है। कुछ मोटिवेशन लेक्चर्स भी उपलब्ध हैं, कुछ एजुकेशन कंटेंट, बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट, इसकी कोई कमी नहीं है यूट्यूब के थ्रू। तो मेरा ये मानना है कि आप जो चाहें वो यूट्यूब पे पा सकते हैं। अभी आपके प्रति है कि आप उसको किस चीज़ में उपयोग करना चाहें। अगर आप पॉजिटिव वे में लेना चाहेंगे तो ज़रूर बहुत उपयोगी हो सकता है। जी राहुल भाई, हमारे कुछ युवा हैं आपसे जानना चाहते हैं कि शुरू से लेके और आपकी MBBS तक वो कैसे मतलब शुरुआत करें, इंटर में वो कौन सा विषय है जिससे वो नीट करके MBBS कर सकें?
जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ता था, वहाँ पे 10th के बाद मतलब वो 2 ऑप्शंस हमको देते थे। मैथमेटिक्स कंपलसरी, अगर आप मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं या फिर बायोलॉजी ले सकते हैं। तो क्या होता है, जो 10th के बाद मैं इसमें कहना चाहूँगा कि क्या होता है, अक्सर जो छात्र होते हैं वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मैं इसमें एक सलाह देना चाहूँगा कि ये ना देखें मुझे क्या अच्छा लगता है, उसकी जगह ये देखें मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसको हटा दें, बाकी जो अच्छा लगता है वो अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे स्टेज बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, हमें ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। तो उसमें हमको पता रहता है, जैसे कि मेरा कंप्यूटर साइंस का था, तो मुझे इतना पता था कि कंप्यूटर साइंस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मैथ इज़ कंपलसरी, तो मुझे पता था कि मैथ में हैंडल कर सकता हूँ। तो मुझे जो चूज़ किया, मेरा बायो में इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि एनडीए के लिए स्कूल में प्रिपरेशन कराते थे, तो उनका पूरा जो फेवर रहता था उनका ऐसा है कि मैथमेटिक्स इज़ कंपलसरी, तो आप उसमें स्ट्रेंथ बना के रखिए ताकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ईजी हो जाए। तो मैंने जो देखा कि मुझे जो ज़्यादा ख़राब लगता था तो वो मैंने हटा दिया, और जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था उसको मैंने चूज़ किया, और उसको मैंने आगे चल के कैरियर बनाया, जिसमें मैंने नीट के थ्रू एडमिशन लिया। और प्रथम वर्ष में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जब आप 3 साल 4 साल जब ड्रॉप लेते हो तो उसमें क्या है, पैटर्न चेंज हो जाता है। मतलब जब आप प्रथम वर्ष MBBS में एंट्री करते हैं तो उससे पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें MCQ बेस्ड पे आपको पूरा प्रिपरेशन करना होता है। आपको जो राइटिंग पैटर्न है, कंटेंट को लिखने का तरीका है, वो सब अपन भूल जाते हैं। तो मेरा यही है कि वहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें यही आता है कि आपको एकदम एडप्टेशन आपके अंदर होना चाहिए कि जो चीज़ें बदल रही हैं उसको आप कितनी जल्दी टैकल कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर सक्सेस करेगा। जी राहुल भाई, जैसा कि आप अब कुछ समय बाद डॉक्टर बन जाएंगे, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका इसके बाद क्या ध्येय रहेगा समाज के लिए और अन्य लोगों के लिए। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो अभी तक जितनी सफलता हुई है, विफलता भी हुई है कुछ चीज़ों में, और उनमें जितना मैंने ध्यान दिया है वो यही मैं कह सकता हूँ कि जैसे आप डिफेंस की सर्विसेज में जाते हैं तो लोग ये टारगेट कर देते हैं कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पेरीफेरी में डिफेंस की सर्विस करना चाहते हैं, हर फील्ड का एक अपना कार्य है। तो मेरा ये है कि जैसे डॉक्टर रहकर डिफेंस वाला इंसान करता है हेल्प देश में, वो पेरीफेरी पे मेनली करते हैं, तो वहाँ पे उनका रोल है। जो डॉक्टर्स का है वो इंटरनल सिस्टम को अच्छे से हैंडल करना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जो हमारी जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले जो पत्थर ईंट होती है वो पहली ईंट लगाते हैं, तभी हम पूरा दीवार बना सकते हैं। उसी हिसाब से जो देश की सबसे जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वो एक गाँव से है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एज अ डॉक्टर मैं अपने समाज में और जो निचले स्तर पे जहाँ पे हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं जाता है, मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। अच्छा, आप बताएं कि जो भी आपने अपना परिणाम देखा और आपको इस सफलता के बारे में मालूम पड़ा, तो आपको कैसा लगा और आपने क्या महसूस किया। नहीं, सफलता का ऐसा रहता है कि मेरे साथ एक दिक्कत ज़्यादा है कि मैं जब चीज़ें आती हैं तो फिर मेरा ये लगता है कि ये अभी नहीं हुआ, मतलब हम इसके आगे और कर सकते हैं। तो मेरा ये है कि मैं थोड़े मोमेंट के लिए तो खुश हो जाता हूँ, उसके बाद जब कोई भी रिज़ल्ट आता है तो प्रेशराइज थोड़ा सा लगने लगता है कि अभी और करना है। लेकिन जब जो रिज़ल्ट आने की खुशी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती है। जैसा कि कहा जाता है, माता पिता सर्वोपरि हैं, क्योंकि उनको हम परमात्मा को तो हम आपने देखा नहीं है कि हम उनको परमात्मा का रूप मानते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने माता पिता के बारे में। माता पिता के बारे में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर लोग ये करते हैं कि जो नहीं दिखता उसकी बस करते रहते हैं। क्या होता है, भगवान के प्रति पहुँचने के लिए हमारे पास मीडियम्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि माता पिता वो मीडियम है, उनकी सेवा करना ही भगवान तक पहुँचना होता है। उनकी बात, और इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको किसी भी तरीके से कुछ भी अपने मतलब के हिसाब से चीज़ें कर सकता है, पर माता पिता ही सिर्फ ऐसी चीज़ होती है जो कि ऐसे इंसान होते हैं जो बोल सकते हैं भगवान की तरह होते हैं, जो कि बच्चे के हित में ही हमेशा सोचते हैं, चाहे वो गलत क्यों ना सोचे, पर वो कहीं ना कहीं उसके हित में ही होगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो माता पिता बोलें वो आप मानें, और वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जी, पुनः आपको इस सफलता के लिए हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बड़ा गौरव का विषय है कि आपके जो बेटा हैं राहुल, उन्होंने MBBS में सफलता प्राप्त की है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने
जो इनकी जो एजुकेशन के लिए आपने जो संघर्ष किया है और इनको जो मार्गदर्शन दिया है, और आज आपको संपूर्ण भारतवर्ष की युवा पीढ़ी सुन रही है, आपका क्या मैसेज है उन पेरेंट्स को और युवा पीढ़ी को? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे में काबिलियत हो। पालक को हर पालक चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत ऊंचाई पे पहुँचे, लेकिन बच्चे में काबिलियत है तो वो आगे बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि हम राहुल को भी धन्यवाद देंगे। राहुल ने काफ़ी मेहनत की, सब्जेक्ट चेंज करने के बाद भी राहुल ने अपना मनोबल डाउन नहीं किया। और आगे यही कहेंगे आगे आने वाली पीढ़ी को कि राहुल से भी थोड़ा सा कुछ सजेशन लें और ये देखें कि कठिन परिश्रम करने के बाद सफलता 100% मिलती है। तो हम तो यही कहेंगे आगे पीढ़ी से कि कभी घबराएं नहीं। जो भी IAS, IPS, डॉक्टर जो भी बनते हैं वो कोई अलग से नहीं आते, एक छात्र ही बनता है, चाहे वो कहीं से भी हो। बस बशर्ते यही है कि उसको मेहनत करना चाहिए और लगातार निरंतर करते रहना चाहिए जब तक सफलता न मिल जाए। तो हमारा यही कहना है, शुभकामनाएं हैं सबके लिए, और आगे भी आने वाली पीढ़ी थोड़ा सा उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि वो भी सफलताएं प्राप्त करते रहें। जैसे कि सर आपने जब इनको भोपाल छोड़ा एजुकेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन है और आज का जो समय है वो कहीं ना कहीं बच्चे क्या हैं, थोड़ा गलत मार्ग पर चले जाते हैं, भटक जाते हैं। तो फिर आपको कहीं ऐसा डर तो नहीं लगा कि कहीं ना कहीं हमारा बेटा कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए? अब ये माहौल के ऊपर निर्भर करता है। उन्हें थोड़ा सा बच्चा भी अपने आप में निर्भर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि माहौल बच्चों को जैसा मिल रहा है अच्छे स्कूल में लड़के बिगड़ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है बिगड़ते नहीं हैं, लेकिन वो माहौल के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है मिला के। और जो कुछ पारिवारिक संस्कार भी होते हैं। जैसा कि आपके लिए कहना बड़ी अतिशयोक्ति है, क्योंकि आपने ऐसे हजारों नहीं लाखों पौधों को आपने रोपण किया है। आप एक शिक्षा के क्षेत्र में, आपने एक ग्रामीण क्षेत्र में अलग जगाई है। मैं कहना चाहूँगा 2 शब्दों में आप बताएं कि शिक्षा जो हमारी युवा पीढ़ी जो भटक रहे हैं उनके लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा से वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो अपन किसी से भी नहीं कर सकते। हम छोटा सा एक उदाहरण लेंगे कि आज राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री है, ये लोग कोई संपन्न परिवार से नहीं, आज वो भी किसी एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन आज शिक्षा की बढ़ते ही वो आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपन शिक्षा से खरीद ना सकें। तो हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, शिक्षा को लेते ही रहना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय में दिया, और पुनः इस चैनल के माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेशन और हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो आप जो राहुल जी ने जो MBBS में सफलता प्राप्त की है, और एक मामा होने के नाते मैं आपको भी इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। मैं जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो मामा है वो कहीं ना कहीं उस एक आध्यात्मिक रूप से देखें तो मामा शब्द में 2 माँ का उच्चारण होता है। तो जब आपने अपने भांजे की सफलता की खबर सुनी तो फिर आपको उस समय कैसा लगा, आप सभी श्रोता को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर जो है आपको, जो आपने हमें ये अवसर दिया। और आपने ये कहा कि माँ, तो इसी में आप पूछो कि मुझे तो ये लगता है कि माँ और मामा अब दोनों का फर्ज जो है मुझे आपने दे दिया है। तो इतनी खुशी जितनी मुझे हुई, जैसे ही मुझे पता चला कि सौरभ सर को ये जानकारी मिली है, तो मुझसे भी ज़्यादा खुशी सौरभ सर को हुई। तो आप अंदाज़ा लगाया जा सकते हो कि कितनी ज़्यादा खुशी हुई है, जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर। जैसे कि कुछ युवा पीढ़ी भी आपको सुन रही है, तो आपने कहीं ना कहीं राहुल को छोटे से देखा है और उनकी जो भी मतलब एजुकेशन हुई है आपने पूरी तरह से देखा है। तो आप जो युवा पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं अभी हमने जब राहुल जी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि अवसाद में घिर जाते हैं, और आप भी एक बहुत अच्छे स्तर पर एक विद्यालय में अपना पूरा समय देते हैं और गाइड करते हैं। तो आपका इस युवा पीढ़ी से क्या कहना है कि वो भटके ना? बिल्कुल सही बात है सौरभ सर, आपने देखा हो कि आपने जैसे नन्हा पौधा होता है उसे सहारे की ज़रूरत होती है, और हम लोग हैं जो विद्यालय शिक्षक हैं, माता पिता हैं, ये वो सहारे का कार्य करते हैं। जैसे नन्हे पौधे को रस्सी का सहारा देकर उसे जहाँ तक पहुँचा सकते हो आप वहाँ तक पहुँच जाता है, जिस दिशा में बोलना चाहो उस दिशा में मुड़ जाता है। उसी तरीके से छात्र की सेम स्थिति होती है।
छात्र वो नहीं जानता है कि हमें किस दिशा में जाना है, उसको हमें भेजना होता है। तो जिस तरीके से जो है पौधा प्रगति करता है, उसी तरीके से छात्र हमारे प्रगति करते हैं। बस वो दिशा दिखानी होती है हमें, बाकी वो बढ़ते तो अपने आप जाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और पुनः आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।